हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लासेज है। मैंने सारे टाइप्स और पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चंस जिसमें कि आपको कोई भी डाउट हो, वो चाहे टाइप से रिलेटेड हो या टॉपिक से रिलेटेड हो, तो उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। और मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस कराए गए, मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में ही कि हम लो लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे, तो वो सारे कंप्लीटली टाइप्स हैं, मैंने करवा दिए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज की क्लास में मैं करवा रहा हूं और ये क्वेश्चंस आपको आने वाली एग्जामों में देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 100%, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनर है उसकी पहली पसंद यही होती है इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में देने का। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। तो एक व्यक्ति कुल 12,200 रुपए दो स्कीमों में क्रमशः 10% एसआई व 10% सीआई पर निवेश करता है। इसमें मैंने दोनों ही क्वेश्चंस, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट की हम बात करें चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चंस है ये। और ये कंबाइंड क्वेश्चंस लेने का उद्देश्य भी यही है कि आप के लिए किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एसआई से रिलेटेड हो, सीआई से रिलेटेड हो या इस प्रकार से कंबाइंड क्वेश्चन हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि जो भी क्वेश्चंस होंगे वह तो या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, तो वो आने वाली एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या किया है मैंने, 10% एसआई है और 10% सीआई, इनके दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन लिया है जिसमें कि निवेश करता है व्यक्ति। और यदि पहली स्कीम का मतलब 10% एसआई पर वह निवेश कर रहा है, उससे 4 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन, 4 वर्ष बाद उसको जो प्राप्त हुआ कुल धन है वह दूसरी स्कीम से 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन समान है। यानी 10% एसआई पर जो अमाउंट है उस पर 4 वर्ष बाद जो प्राप्त धन है और 2 वर्ष बाद 10% सीआई पर जो धन है वह क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि पहली स्कीम में निवेश की गई राशि हमें बतानी है और टोटल राशि हमें दी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने एसआई में किए हैं, लेकिन वहां क्या था, दोनों ही कंडीशंस एसआई की दी हुई थी, जबकि यहाँ एसआई और सीआई दोनों तरीके से दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में, स्कीम फर्स्ट और स्कीम सेकंड, स्कीम फर्स्ट और ये क्या हो जाता है स्कीम सेकंड, दोनों ही कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है और उन्हें क्या करना है, इज इक्वल टू करना है। आंसर आपके पास में आ जाएगा, कोई बड़ी भारी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या हो जाता है स्कीम फर्स्ट और ये क्या हो जाता है स्कीम सेकंड। स्कीम फर्स्ट के अंतर्गत क्या कहा गया है, 10% एसआई है, यानी कि एसआई की बात कही गई है, ये हमें पता है। और कितना है, दर कितनी दी हुई है, 10% दी हुई है। एसआई की बात है और दर 10% है। और यहाँ क्या कहा गया है, सेकंड स्कीम में सीआई है और दर कितनी है, आर बराबर 10% है। बस फर्क क्या है, एसआई और सीआई का है और उसका फर्क आप आसानी से जानते हो। एसआई में है प्रत्येक वर्ष ब्याज समान रहता है, जबकि सीआई में पर ईयर ब्याज क्या होता है, बढ़ता है। और बढ़ने का रीजन ये है कि इसमें क्या होता है, ब्याज पर ब्याज काउंट होता है, इसीलिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में कहा गया है एज इट इज हमें वो तरीका यूज करना है, फॉर्मेट यूज करना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। तो अब हम क्या करते हैं, मूलधन है, मूलधन इसका P1 मान लिया और इसका P2 है, दोनों का हमने मूलधन मान लिया है। इसका P1 हो गया और इसका क्या हो गया, P2 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें निवेश की हुई राशि तो पता करनी है, यानी कि P1 ज्ञात करना है हमें पहली स्कीम का। तो P1 इसका मूलधन हो गया, P2 इसका मूलधन हो गया। उसके बाद में कहा गया फर्स्ट स्कीम से 4 वर्ष बाद में प्राप्त कुल धन, यानी कि यहाँ टाइम दिया हुआ है कितना है, 4 वर्ष, और यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। जो भी कंडीशंस हमें दी हुई है उनको यूज करना है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ टाइम 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन है वो इसके 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन के समान होगा। तो ये हमें इक्वेशन एक बार क्रिएट करनी है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशंस करना है, कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्कीम फर्स्ट है, एसआई पर आधारित है, सिंपल इंटरेस्ट पर, तो इस पर ईयर ब्याज सेम रहता है, इसलिए 4 वर्ष का ब्याज यानी 1 वर्ष का ब्याज 10% है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा,
1 वर्ष का ब्याज 10% है तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 40%। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने एसआई में भी किए हैं, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको बस डायरेक्टली समझना है। शॉर्ट मेथड है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में फॉर्मूलों के साथ में करेंगे तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चंस, और इस प्रकार के क्वेश्चंस में टाइम देना बहुत ही खतरनाक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ क्या करेंगे, मूलधन इंटू 40%। 40% क्यों किया, क्योंकि 4 वर्ष का टाइम है और दर है 10% है, इसलिए हमने 40% कर दिया। अब इसको इज इक्वल टू करना है, और इज इक्वल टू किसके करना है, P2 इंटू, अब यहां कितने परसेंट आएगा ये हमें सोचने वाली बात है। क्यों, क्योंकि एसआई में तो पर ईयर सेम होता है, इस ब्याज और दर सेम होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया यहां मल्टीप्लाई कर कर। लेकिन यहां हम 10 इंटू 2 नहीं कर सकते, यानी कि हम 20% नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते इस बात को आप जानते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर पर जो ब्याज लगेगा वो तो मूलधन पर लगेगा, लेकिन सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा, द्वितीय वर्ष का जो ब्याज होगा, वो फर्स्ट ईयर के मिश्र धन पर आधारित होगा, इसलिए ब्याज पर ब्याज काउंट होगा। तो इसके लिए हमें एक तरीका ध्यान में रखना है, और वह तरीका क्या है कि जब भी इस प्रकार का 10% वाला क्वेश्चन हो जिसमें कि फर्स्ट ईयर, हम प्रथम वर्ष की बात करें, फर्स्ट ईयर में तो 10% हो जाता है ब्याज, ठीक है। उसके बाद में हम सेकेंड ईयर की बात करें, हम सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष की बात करें, 2 वर्ष की बात कही गई है इसलिए, यानी कि फर्स्ट ईयर में तो 10% हो जाएगा, और उसके बाद में सेकेंड ईयर में 10% तो होगा ही, साथ में प्लस भी होगा। क्यों होगा, 10% तो किसका होगा, जो मूलधन हमें दिया हुआ है उसका, लेकिन इस ब्याज का फर्स्ट ईयर में जो है 10% ब्याज लगा है, इस पर भी सेकंड ईयर में क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ये फर्स्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि सीआई में ब्याज पर ब्याज काउंट होता है। तो ये क्या हो जाता है, वह मूलधन का तो 10% फर्स्ट ईयर में हो गया, और सेकंड ईयर में भी मूलधन का 10% होगा, प्लस क्या होगा, इसका 10% और होगा, ब्याज का 10%। तो 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% निकालना आता है 1। तो यहां क्या करेंगे, 1% और ऐड कर देंगे हम, कितना, 1% और ऐड कर देंगे। तो ये टोटल अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 21%। यही बात बस समझने वाली थी, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत ही इजी वे में और इजी तरीके से करने वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। बट ये क्वेश्चंस कराने का उद्देश्य यही है कि इस बात को आप समझ सको कि क्या ये 10% फर्स्ट ईयर में हो जाता है, सेकेंड ईयर में भी 10% लगेगा। अगर ये ऐसा ही होता तो हम यहां तक ही प्लस कर देते, ये 1+1 करने की आवश्यकता नहीं होती। सीआई है इसलिए ब्याज पर ब्याज काउंट होता है, तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है 10%, उस पर भी 10% काउंट होगा, इसलिए +1 आया है। उसके बाद में 21%। अब ओवरऑल हमें पता चला कि क्या होगा, 21% है, ये वैल्यू है, यानी कि जो ब्याज है वो कितना है, 21% है। तो यहां से हमें ये वैल्यू पता चलेगी। और 21% के बाद में अब हम क्या करेंगे, P1/P2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, P1/P2। तो यहाँ क्या है, 21 एज इट इज है, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन चला जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ये 40 में हो जाता है। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी पता चली, P1 और P2 की दोनों की वैल्यू पता चल गई है। आगे हमें टोटल वैल्यू पता है, अनुपात समानुपात में जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं वही हमें यहाँ करना है, क्योंकि रेशो ही तो है, P1/P2 है वो 21/40 है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक तरीके से हम देखें, ये क्या हो जाता है, P1/P2 इज इक्वल टू में 21/40, ये हो जाता है। P1/P2 है वो इज इक्वल टू में क्या हो जाता है, 21/40। तो ये क्या है कि P1/P2 है, ये 21/40 हो जाता है, इसी से हमने काउंट किया है। अब हमें टोटल वैल्यू 12,200 दी हुई है, इसका टोटल करेंगे, और जो हमें फर्स्ट स्कीम में निवेश की गई राशि पूछी है तो वो हमें काउंट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 12,200 है, ये टोटल है, तो यहां भी टोटल वैल्यू लिखेंगे, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 40 + 21 61 इंटू, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली स्कीम में निवेश की गई राशि, और पहली स्कीम में निवेश की गई राशि कितनी है, 21 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 61 से कैंसिल आउट हो जाता है, कितनी बार, 2 बार, 200 एज इट इज, तो ये 200 इंटू 21, 21 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 42 और डबल 0, 4,200 रुपये है, वो क्या हो जाती है, फर्स्ट स्कीम में निवेश की गई राशि है। 10% एसआई पर जो निवेश की गई राशि है, जिसका कि 4 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन 10% एसआई पर प्राप्त 2 वर्ष का प्राप्त धन है, उसके समान होता है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल वाला क्वेश्चन नहीं है, बस समझने वाली बात यहीं तक थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, क्या था, ये इंपॉर्टेंट थी कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए है क्योंकि हमें यहाँ अगर 10 इंटू 2 करके 20 लिख देते हैं तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही गलत हो जाता है और आपको ऑप्शंस भी फर्स्ट ऑप्शन 100% फर्स्ट ऑप्शन वही मिलेगा जो गलत आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में यही देखा जाता है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो CI है वो ब्याज पर ब्याज काउंट होता है, इसलिए 10% का +1 हुआ है, इसलिए कितना हो जाता है 21%। और कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट लिखा है हमने, क्योंकि मूलधन इंटू ये किया है क्योंकि धन टोटल हो रहा है, मिश्र धन है, इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इसी प्रकार का, इसी थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूं क्योंकि आने वाली एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति कुछ धन 10% कुछ धन 10% CI पर 2 वर्ष के लिए 10% CI पर 2 वर्ष के लिए एक स्कीम में निवेश करता है, एक स्कीम में निवेश करता है। एक व्यक्ति कुछ धन है जो 10% CI पर 2 वर्ष के लिए एक स्कीम में निवेश करता है। यहां से प्राप्त कुल धन को लैंग्वेज पर फोकस करना है क्वेश्चन की। इस यहां से प्राप्त कुल धन को वह अन्य स्कीम में 10% SI पर 2 वर्ष के लिए ही निवेश करता है। अब यहां राशि क्या की गई है, निवेश की गई, लेकिन दोनों बार अलग अलग कंडीशंस में निवेश की गई है। दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर दोनों ही स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर 640 रुपए है। कितना है? 640 रुपए है। तो आरंभ में निवेश की गई राशि ज्ञात करो। निवेश की गई राशि ज्ञात करो। एक व्यक्ति, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज पर फोकस करना है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि एक व्यक्ति कुछ धन 10% CI पर 2 वर्ष के लिए एक स्कीम में निवेश करता है और यहां से प्राप्त कुल धन को वह अन्य स्कीम में 10% SI पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 640 रुपए है। तो हमें फर्स्ट में जो निवेश की गई राशि है वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम स्कीम फर्स्ट की बात करें तो स्कीम फर्स्ट में हमने क्या किया है कि जो मूलधन है, क्या करेंगे, मूलधन कितना हो जाता है और CI कितना हो जाता है और अमाउंट कितना हो जाता है, ये पता करना है। मूलधन हमने माना है वो कितना है, 100% है। 100% मूलधन है। 100% मूलधन होने पर 100% का मतलब 100 क्या है, मूलधन है, और CI कितना होगा, 10% CI पर 2 वर्ष, 10% CI है और उस पर कितना है, वह 2 वर्ष है। तो अभी मैं आपको इस कंडीशंस पर बता चुका हूं कि 10% CI है और 2 वर्ष के लिए है, तो कितना परसेंट ब्याज हो जाता है कि 10% तो फर्स्ट ईयर का, किसका, फर्स्ट ईयर का, और 10% ही किसका, सेकेंड ईयर का, और +1 किसका करेंगे क्योंकि इस पर ब्याज लगेगा, इसलिए कितना हो जाता है, 21% ओवरऑल हो जाता है।
तो ये कितना हो जाता है 100 का 21% कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो अब क्या है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम पिछला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ सके हैं इसीलिए। तो यहां से क्या हुआ 100 मूलधन हो गया, CI 21 हो गया, तो अमाउंट मिश्रधन कितना आ जाता है 121। ये बात समझ में आ गई होगी, फर्स्ट लाइन का महत्व हमें समझ में आ गया। उसके बाद में यहां से प्राप्त कुल धन को, यहां से जो प्राप्त कुल धन है कितना है 121 है, इसको वह अन्य स्कीम में 10% SI पर 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यानी कि अब हम बात करेंगे स्कीम सेकंड की, और स्कीम सेकंड में जो मूलधन है वो कितना है 121। स्कीम में जो मूलधन है वो 121 है, क्यों कहा गया है यहां से प्राप्त धन को वह अन्य स्कीम में निवेश करता है, और वह भी कितना 10% पर, कितना 10% SI पर। तो यहां से हमें SI फाइंड आउट करना है और यहां क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा। तो SI के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही 121 इंटू यानी कि मूलधन इंटू दर कितनी दी हुई है 10% है, दर 10% टाइम है 2 ईयर्स का अपॉन में 100। यहां से इसकी कैलकुलेशंस करनी है और कितना आ जाएगा SI, हम इसकी कैलकुलेशंस हैं वो नीचे कर लेते हैं या डायरेक्ट हम लिख देंगे, जिससे कि क्या हो जाता है मूलधन 121 इंटू दर 10% टाइम 2 ईयर्स का है अपॉन में 100 होगा। तो यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाती है, 2 से ये कैंसिल होने पर कितना हो जाता है 5 हो जाता है। ठीक है 5 हो जाता है, तो इसमें डिवाइड करते हैं, कितना हो जाता है 5 में, 5 का डिवाइड करते हैं 121 में, 5 का भाग करेंगे 2 बार 10, 21 20, तो कितना आ जाता है 24.2। 24.2 है वो क्या आ जाता है SI आ जाता है, 24.2 क्या आ जाता है SI आ जाता है। कुछ भी नहीं किया, SI का नॉर्मल फॉर्मूला लगाया है हमने, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 वाला, उसी से हमने काउंट किया है यहाँ से ब्याज। उसके बाद में हम क्या करेंगे 24% ये हो गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल टू मूल मिश्रधन होता है। तो यहाँ से करने पर कितना हो जाता है 145.2, तो ये मिश्रधन यहाँ आ जाता है। यानी कि हमने जो दोनों लाइनों का महत्व है इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, वो एज इट इज हमने देख लिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर, दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ का अंतर, लाभ क्या होगा, जो ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिलेगा वही लाभ होगा। यानी कि हम बात करें 24.2 और 21, इन दोनों का अंतर कहा गया है, दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ है उसका अंतर 640 रुपए है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3.2। समझ में आ गया होगा, 24.2 में से हम 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है 3.2। ये डिफरेंस है, अंतर है। तो दोनों लाभ का अंतर किसके इज इक्वल टू में है 3.2 है, ये किसके इज इक्वल टू में आया है 3.2 का मान है 640 के इज इक्वल टू में आया है। तो यहाँ से हमें निवेश की गई राशि है वो पता करनी है। जब दोनों वैल्यूज बराबर में हो और रियल वैल्यूज हमें पता है तो हम क्या करते हैं 640 अपॉन में 3.2 इंटू, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है निवेश की गई राशि, और निवेश कितनी की है हमने राशि 100 की है, 100 मानकर की है क्योंकि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करने के लिए। तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर अब क्या करेंगे इसका सॉल्यूशंस करना है। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो क्या करेंगे एक्स्ट्रा, एक जीरो लगा देंगे, और उसके बाद में इससे कैंसिल आउट करने पर ये हो जाएगा 20। तो यहाँ से आएगा 20 इंटू 1000, और 1000 का मतलब 20,000 रुपए। ये फर्स्ट स्कीम में निवेश की गई राशि, यानी कि आरंभ में जो निवेश की गई राशि थी वो 20,000 थी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को हमें समझना है, यहाँ तक पहुँचना है, उसके बाद में ही क्वेश्चंस का आंसर निकल सकेगा। कुछ भी नहीं किया हमने, 10% CI पर 2 वर्ष के लिए स्कीम में निवेश करता है, तो 100 माना मूलधन, CI कितना हो जाता है 21%, इसलिए 21, और ये मिश्रधन निकल कर आता है। कहा गया यहाँ से प्राप्त कुल धन को, इसलिए हमने मिश्रधन निकाला है, यहाँ से प्राप्त कुल धन है उसको अन्य स्कीम में 10% SI पर 2 वर्ष के लिए क्या करता है निवेश करता है, इसलिए 2 वर्ष के लिए निवेश कर दिया, तो वहाँ मिश्रधन इतना आ गया, सॉरी लाभ इतना आ गया और मिश्रधन इतना आ गया। उसके बाद में कहा गया दोनों स्कीमों से प्राप्त लाभ, और दोनों स्कीमों में प्राप्त लाभ कितना है, इसमें 21, इसमें 24.2, इनका जो डिफरेंस है वो 640 रुपए है। तो यहाँ 640 कर दिया, ये सॉल्यूशंस किया, हमसे पूछा गया निवेश की गई राशि आरंभ में, तो 100 थी, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। कोई भी डाउट, और कोई भी डाउट होता है उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक और क्वेश्चंस है, इसके बाद में हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। यानी कि ये एक और क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के। एक व्यक्ति 10% CI की दर से 10% CI की दर से अपने मित्र से कुछ धन उधार लेता है तथा इसी दर पर संपूर्ण धन को वह अन्य मित्र को उधार दे देता है। अन्य मित्र को क्या कर देता है? उधार दे देता है। अन्य मित्र को उधार दे देता है, पर ब्याज का संयोजन क्या कर देता है? वह अर्धवार्षिक कर देता है। ब्याज का संयोजन क्या कर देता है? वह अर्धवार्षिक कर देता है। यानी कि उसने फर्स्ट मित्र से जब उधार लिया है वो तो वार्षिक ब्याज दर पर लिया है, जबकि वह अन्य मित्र को जो उधार राशि देता है वह अर्धवार्षिक ब्याज दर पर देता है। तो एक वर्ष के अंत में यदि एक वर्ष के अंत में इसे कुल 550 रुपए का लाभ, कितना? 550 रुपए का लाभ हुआ हो तो आरंभिक राशि ज्ञात करो। आरंभिक राशि हमें ज्ञात करनी है कि आरंभ में कितनी राशि थी। यानी कि क्या करना है? आरंभिक राशि हमें फाइंड आउट करनी है। आरंभिक राशि ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार क्वेश्चंस को आपको समझना होगा क्या कहना चाह रहा है। कि एक व्यक्ति 10% CI की दर पर अपने मित्र से कुछ धन उधार लेता है, उसके बाद में उसी दर पर संपूर्ण धन को अन्य मित्र को उधार दे देता है, बट वो एक कंडीशन से अप्लाई करता है क्या? कि वह अर्धवार्षिक संयोजन पर दर को उधार देता है। जबकि लिया उसने कितना है? वार्षिक संयोजन पर है, लेकिन अर्धवार्षिक पर उधार देता है और वर्ष के अंत में उसे कुल 550 रुपए का लाभ होता है। तो हमें आरंभिक राशि फाइंड आउट करनी है। माना वह व्यक्ति है, उसने अपने मित्र से, उसका मित्र मान लो A है, उससे किस दर पर उधार लिया है? 10% की दर है उस पर उधार लिया है, जबकि वार्षिक ब्याज है वो संयोजन वार्षिक है। जबकि इस व्यक्ति ने अपने मित्र को, जो कि मान लो कि B है, उसको जब उधार राशि दी है तो वह भी 10% की ब्याज दर पर दी है, 10% की ब्याज दर पर ही दिया है, लेकिन वहां क्या कर दिया है? ब्याज का संयोजन है वो क्या कर दिया है? अर्धवार्षिक कर दिया है। इसलिए ब्याज दर 10% न होकर हमने जब क्वेश्चंस किए थे तो अर्धवार्षिक दर में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि प्रभावी ब्याज दर ज्ञात करने का, यानी इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट थी वो काउंट करने का आपको फॉर्मूला बताया था कि जब हम डायरेक्ट ब्याज दर हमें फाइंड आउट करनी है CI में तो हम किस प्रकार से करते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी जो दर दी हुई है उसका हम कर देते हैं हाफ का मतलब कितना हो जाता है? 5%। इसका 10% है इसलिए हाफ हो जाता है 5%, और इस 5 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाता है? 25। इसे हम जो रेट होती है ब्याज दर वार्षिक है उसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाता है? ये प्रभावी दर निकल कर आती है। ये तरीका मैंने डायरेक्ट बताया था कि इस तरीके से करना, नहीं फॉर्मूले के आपका आधार पर करोगे तो ये क्वेश्चन ही करने में टाइम लगेगा, फिर इस क्वेश्चन को करने में टाइम लगेगा, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। इसी के लिए मैंने ये आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी दर दी हुई है उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, और उस स्क्वायर को पॉइंट के रूप में उसी दर में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है? 10.25%। तो ये जो दर होगी प्रभावी दर, अब ये क्या हो जाता है? यहाँ वार्षिक है ब्याज और यहाँ अर्धवार्षिक है, उसका हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल दिया है 10.25% दर पर ब्याज उधार देकर। जबकि यहाँ क्या कहा गया था? उसी दर पर उधार दिया गया है, तो उसी दर की जगह हमने क्या किया?
इफेक्टिव ब्याज दर, प्रभावी ब्याज दर है वो काउंट कर लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस प्रकार का क्वेश्चंस मैंने करवाया है प्रभावी ब्याज दर का, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, लाभ है वो कितना दिया हुआ है 550 है, तो 550 तो लाभ हो जाता है अपॉन में ये किसके इज इक्वल टू होगा, कहा गया है अंत में उसे कुल लाभ, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होगा 550। लाभ कितना हो रहा है ये देखो आप 10.25% में से 10 हम माइनस कर देंगे तो कितना लाभ होगा 0.5 का लाभ होगा, यानी कि 0.5% है उसका लाभ होगा। यह आपको यहाँ से दिख रहा होगा। इस व्यक्ति को जब हम इसकी प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसने 10% पर लिया है और 10.25% पर उधार राशि दी है, तो इसे जो प्रॉफिट होगा वो 25 होगा, सॉरी 0.25 होगा, तो 0.25% होगा। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड के रूप में लिख देंगे, क्योंकि 0.25% जो लाभ है वो रियल में वैल्यू 550 के इज इक्वल टू है। और हमसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरंभिक राशि ज्ञात करो, तो आरंभिक राशि क्या होती है 100 हम मानते हैं, तो 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। ये हमने क्या किया था 10.25 में से 10 को माइनस किया था, जो 0.25% हमारा आया था। और ये क्या था, टोटल दोनों का लाभ था कि सॉरी इस व्यक्ति का लाभ था जो इसने कमाया था, 10% पर व्यक्ति से लिया था और 10.25% पर उधार राशि दी थी। और ये 10.25% कहाँ से आया, ये इफेक्टिव ब्याज दर हमने फाइंड आउट करी है, तो वहाँ से हमें पता चला है। तो और ये इसके इज इक्वल टू है इनटू आरंभ में राशि याद करनी थी, इसलिए 100 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका सॉल्यूशंस करते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए 00 एक्स्ट्रा हम प्लस करते हैं, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्या होगा इनटू 100 एक्स्ट्रा हो जाएगा इस पॉइंट को हटाने के लिए। तो फिर क्या करेंगे 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 550 इंटू ये कितना आ जाता है 400। और ये कैलकुलेशंस करने पर 000 एज इट इज़ रहेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके 20 का 2, ये कितना हो जाता है 22, तो ये कितना आ जाता है 2,20,000 रुपये। ये आरंभ में निवेश की गई राशि है, जो हमने निवेश की थी उस व्यक्ति ने, यानी कि उधार ली थी, वह राशि कितनी थी 2,20,000 रुपये की राशि है, उस व्यक्ति द्वारा उधार ली गई थी, जिसको उसने अन्य व्यक्ति को उसी दर पर दिया था, लेकिन ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक कर दिया था, इसीलिए उसे लाभ है 550 रुपये प्राप्त हुआ है। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमने इफेक्टिव ब्याज दर काउंट की है, क्योंकि इफेक्टिव ब्याज दर काउंट करने से हमें क्या है वो अंतर डिफरेंस पता चल गया कि वह लाभ कितना है, इसीलिए हमने ये किया है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखने में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन लगता है, इसलिए पहले लैंग्वेज को क्वेश्चन की समझें कि क्या कहना चाह रहा है। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं और इस टॉपिक के साथ ही समाप्त करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह आपका प्यार इसने बनाए रखिए इस चैनल के साथ, और शॉर्ट मेथड के साथ जुड़ने के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से ही हम आने वाली एग्ज़ाम हो उनमें क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।